न्याय वार्ता के इस एपिसोड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस पॉडकास्ट में हम न्याय संस्था द्वारा चलाई जा रही संविधान फेलोशिप्स के फेलो से बातचीत करते हैं। इस फेलोशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं। तो आज के अपने इस एपिसोड्स में हम बातचीत करने जा रहे हैं बिहार राज्य के अपने फेलो मुकेश पासवान से। मुकेश पेशे से एक वकील हैं जो बिहार के मुजफ्फरपुर में वकालत करते हैं। मुकेश बच्चों और महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों पर खास तौर से काम करते हैं। आजकल मुकेश मुसहर समुदाय के जमीन के अधिकारों और अनाथ बच्चों से जुड़े यौन शोषण के मामले पर काम कर रहे हैं। मुकेश, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अलका जी, आपने मुझे न्याय वार्ता में बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुकेश, शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट के आपके जीवन के शुरुआती दिनों से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ पैदा हुए और आपने क्या पढ़ाई की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म बिहार में मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत एक सैलावली गांव आता है, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। और मेरी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन यानी बीकॉम मैंने जो है किया है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद एलएलबी किया, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से किया। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो पढ़ाई है वो दिल्ली से हुई थी, और लेकिन आज आप वकालत जो अपनी कर रहे हैं वो बिहार में कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई वजह थी? मेरे घर के लोग और कुछ जो लोग हैं वो तो ये चाहते थे कि मैं जुडिशरी वगैरह की तैयारी करूं, पर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था मैं वकालत ही करूं। इसका खास वजह यह है कि जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल के दौरान और उसके बाद भी जब ग्रेजुएशन के दौरान हम लोग गांव आते थे, तो वहाँ जब हम लोग गांव आते थे तो लोग अक्सर अपने कुछ आवेदन वगैरह लेकर मेरे पास आते थे। कुछ अपनी समस्याओं को बताते थे कि पुलिस ने उनके साथ क्या व्यवहार किया या फिर कोर्ट में बेल को लेकर क्या प्रक्रिया होती है। इस तरह के सवाल मेरे सामने आते रहते थे। तो मुझे लगता था कि क्यों ना मैं इन लोगों के बीच में ही रहूं, मुझे प्रैक्टिस ही करना है, होम टाउन जाऊं और वहां अपने लोगों के बीच में रहते हुए, अपने गांव के लोगों के बीच में रहते हुए, अपने जिला के लोगों के बीच में रहते हुए, बिहार वासियों के बीच में रहते हुए मैं काम करूं। और मुझे यहाँ करने के दौरान मुझे यहाँ के लोगों से एक अच्छा प्यार भी मिला। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने शुरुआती दौर पे बिहार से अलग रहा। मुझे वैसा लगता कि मैं यहीं से जुड़ा हूँ और यहीं का हूँ। मुकेश, अभी मैं आपसे आपकी डिसेबिलिटी पे कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी, हम इस पे बात कर सकते हैं। मुकेश, आप 45% डिसेबल हैं, तो क्या इसकी वजह से कभी आपको कोई भेदभाव का सामना करना पड़ा, और अगर हाँ तो आपने इस चुनौती को किस तरीके से लिया? मैं राइट हैंड से डिसेबल हूँ और ये डिसेबिलिटी कई बार लोग जो है वो दिख जाता है, आप इन सब चीजों को नहीं छुपा सकते हैं, ठीक है। और मुझे कभी इन सब चीजों को लेकर कोई कठिनाई आज तक हुई नहीं है। परंतु भेदभाव की जब आप बात करते हैं तो हाँ, कोर्ट रूम में या कोर्ट से बाहर जब लोग देखते हैं कि ये अच्छा इस तरह से ये दिव्यांग है, तो वो उनके दिमाग में या कहीं ना कहीं ये सवाल रहता है कि अच्छा ये डिसेबल पर्सन भी वकालत कर सकते हैं क्या। परंतु जब हम लोग रिजल्ट लेकर आते हैं कोर्ट रूम के अंदर, जब अपने पिटिशन से रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता है। और कभी भी डिसेबिलिटी मेरे काम में बाधा नहीं बनी है। यहाँ तक कि रिजल्ट आने के बाद मेरे क्लाइंटों का विश्वास और बढ़ा है। और कई बार लोग आकर कहते हैं कि अ, हम उनकी कोई कांटेक्ट में डिसेबल पर्सन भी होता है तो वो कहते हैं कि हम अपने यहाँ भी जाकर लोगों को बताएंगे कि ये वकालत पेशा अच्छा है और लोगों को करना चाहिए। क्या हमारे कोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक डिसेबल व्यक्ति के हिसाब से है, यानी कि वहाँ रैंप और लिफ्ट जैसी चीजें हैं, ऐसी सुविधाएं हैं? बिहार में प्रैक्टिस करने के दौरान मैंने बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया हूँ। यहाँ पर जब हम रैंप की बात करते हैं, जब हम लिफ्ट की बात करते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो नहीं है। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रैंप या फिर लिफ्ट है भी, तो उसकी जो मेन एंट्री पॉइंट होता है उसको बंद करके रखा जाता है। अब आप सोचिए कि जब आपने मेन एंट्री गेट ही बंद कर दिया है और रैंप या फिर आपका लिफ्ट उस एंट्री गेट के बाद है, तो उस डिसेबल पर्सन को, उस दिव्यांग व्यक्ति को उस गेट को पार करना पड़ेगा। तो उस चैन को खुलवाने के लिए वो क्या करेगा? उस चैन को खुलवाने के लिए जाहिर सी बात है आपने वहां कोई गार्ड नहीं छोड़ा हुआ है, कोई पकड़ के गेट को क्रॉस कर रहा होता ताकि वो रैंप या फिर लिफ्ट तक जा सके। मैंने कुछ क्लाइंट्स को देखा है जो कि कोर्ट रूम के बाहर नीचे इस ठंड में नीचे फर्श पे जो बैठे रहते हैं, उनके बैठने के लिए इंतजाम कोर्ट रूम के अंदर प्रॉपर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रॉपर नहीं है, जो कि होना चाहिए।
मैंने कोर्ट रूम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये देखा है कि आप कोर्ट रूम के अंदर बाहर लिख देते हो कि दिव्यांगों के लिए ये स्पेशल वॉशरूम है या स्पेशल इंतजाम है, पर वहां देखा गया है कि बाहर उसके चाबी ताला बंद है। तो वो किससे कांटेक्ट करके उसको खुलवाएगा? तो ये एक सवाल है जो कि इसको सॉल्व करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सिस्टम इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकता है डील, क्योंकि प्रॉपर इंतजाम है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो इम्प्लीमेंट की तरफ लोगों को ध्यान लाना चाहिए। आप मुसहर समुदाय के जमीन से जुड़े अधिकारों पर काम कर रहे हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं मुसहर समुदाय के बारे में, और आप क्या काम इनके लिए कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। 2020 के बाद मैं बिहार में प्रैक्टिस करना शुरू किया। कोरोना पीरियड जब खत्म हुआ उसके बाद मैंने शुरू किया अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस दौरान मुझे समाज के अलग अलग तबकों में जाने का मौका मिला, और इसी मौका के दौरान मुझे मुसहर समाज से भी मिलने का मौका मिला। आपने पूछा वो लोग कैसे हैं, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, और वो बहुत हेल्पिंग नेचर होता है उनका, ठीक है। और वो बहुत इनोसेंट टाइप के लोग होते हैं, बहुत इनोसेंट बेचारे भोले भाले लोग होते हैं, जो कई वर्षों से किसी की जमीन पे रह रहे हैं। उनको मालिकों के द्वारा कई पीढ़ी पहले बसा दिया गया, जमींदारों के द्वारा कई पीढ़ी वर्षों बसा दिया गया, और आज जब वो उस जमीन पे रह रहे हैं तो उनके पास कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो जो मालिक थे उनके, या मालिक के जो बच्चे हैं, उनको कभी उस जमीन से बेदखल भी करेंगे। उनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई वास्तविक पर्चा नहीं है, वो सालों से उस जमीन पे रहते हुए आ रहे हैं। और इसी दौरान मुझे केस के में काम करने का भी मौका मिला, जो कि हुआ ऐसा कि वो 3 पीढ़ी से एक जमीन पे रहते आ रहे हैं, उनके बच्चे हो गए, ठीक है। और अब उस मालिक के थर्ड जनरेशन उस बेचारे मुसर को वहां से जमीन से खाली कराने के लिए कोर्ट से नोटिस भिजवाते हैं कि ये इस जमीन के टेनेंट्स हैं, किराएदार मतलब है उस जमीन के। जब ये पिटिशन को हम लोग डील कर रहे थे, जब इस केस को हम लोग डील कर रहे थे, तो उस मुसर कम्युनिटी के लोगों को, उस मुसर समाज के लोगों के पास इंदिरावास घर अलाउड था। तो पेपर उनके पास थे, बैंक में पैसा जो पेमेंट हुआ है सरकार के द्वारा वो उनके पास थे, राशन कार्ड उनके पास था। इसके जरिए हम लोगों ने पिटिशन लगाया और जज साहब से कहा कि इंदिरावास उन्हीं लोगों को अलाउड होता है जिनके पास जमीन नहीं है। इंदिरावास का ये प्रोविजन था कि जहां पर वो है वहीं पर उनको मकान दे दिया जाए। इसी हिसाब से उन्होंने इंदिरावास का घर भी बनाया था, जिस पिटिशन को हम लोगों ने लगाया, तो ये अच्छे रिजल्ट है। आप अभी संविधान फेलोशिप्स के फेलो हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि आप इस फेलोशिप्स के में आप क्या काम कर रहे हैं, और इसके आपके काम के द्वारा क्या बदलाव समाज में आ रहा है। ये संविधान फेलो, मैं 2024 से जुड़ा हूँ संविधान फेलो। जब बिहार में शुरुआत हुआ था, ये फर्स्ट सेशन से, मैं शुरुआत से ही संविधान फेलो से जुड़ा हुआ, और ये इसका सेकंड सेशन चल रहा है 2025 वाला। बिहार के अंदर जो ये संविधान फेलोशिप है, ये इसका मेन मकसद क्या है कि समाज के जो वंचित लोग हैं, जो कानूनी भाषा जो हमारी होती है ना, जो हम लोगों ने लॉ कॉलेज में पढ़ा, वो काफी टफ भाषाएं होती है, कानूनी शब्द अपने आप में बहुत टफ है, हम सब लोग जानते हैं। तो संविधान फेलोशिप का, न्याय का ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग गांव के अंदर है, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सरल आसान भाषा में कानूनी चीजों को बताना, एफआईआर, आवेदन, पुलिस को कैसे हम अप्रोच करें, एसपी साहब के पास हम कैसे जाए, इन सब चीजों को न्याय का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से डील करता है लोगों के पास जाकर। हम लोग न्याय संविधान फेलो के अंतर्गत लोगों के पास जाते हैं, कानूनी शिविर लगाते हैं, और जागरूकता कैंप के जरिए उनके कई सारे सवाल आते हैं, वो उसी कानूनी जागरूकता शिविर में ही हम लोग कोशिश करते हैं कि खत्म हो जाए। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि ब्लॉक लेवल में आसानी से खत्म हो सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो अगर हम लोग कई बार एसएचओ साहब से मिलते हैं थाने में जाकर, तो वहां भी वो बहुत आसानी से खत्म हो जाता है। तो संविधान फेलोशिप बिहार के लिए बहुत अच्छी चीज है, और मैं चाहता हूं कि संविधान फेलोशिप और लोगों तक पहुंचे, जिसके लिए हम लोग या न्याय की टीम और अच्छी तरह से इसका रूपरेखा तैयार कर सकती है। आपका जो वकालती अनुभव है वो यौन हिंसा, लिंग आधारित हिंसा और हाशिए पे रहने वाले समुदायों के खिलाफ अत्याचार जो हो रहे हैं उनसे जुड़े मामलों को संभालने का है। तो इन मामलों पर खास ध्यान देने के पीछे आपकी कोई वजह? और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जब मैं गांव आता था तो लोग मुझसे मिलते थे कि वकील साहब है, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं उस टाइम वकील नहीं भी बना था क्योंकि वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। पर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो लोग यही समझते हैं कि आप वकील हैं, तो उस समय अलग अलग चीजों को डील करना, खासतौर पर बच्चों से संबंधित अपराधों को देखना, हाशिए पे जो खड़े लोग हैं उनके सवालों का जो आवेदन आता था, तो आवेदन को पढ़ना, तो मुझे लगता था कि इनके केसेस को क्यों ना देखा जाए।
बच्चों से संबंधित जब आप बात करते हैं तो मैं एक छोटा सा केस आपके सामने बात करता हूँ। एक 15 साल की नाबालिग लड़की जिसका गैंग रेप होता है, वो बच्ची अशिक्षित है, वो पढ़ी नहीं, वो कभी स्कूल नहीं गई। जब उसका गैंग रेप होता है तो आप मतलब अज्यूम करिए, जिसको लिखने नहीं आता वो क्या करेगी, वो कैसे पुलिस के पास जाएगी, वो क्या करेगी, उसको पुलिस के बारे में तक नहीं पता है उस बच्चे को, उसका परिवार बहुत गरीब है। उससे जब न्याय के लिए आप मिलते हैं तो उसके अंदर एक भरोसा जगता है कि हाँ, ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। और जब उसका एफआईआर लॉन्च होता है और एफआईआर लॉन्च होने के बाद क्रिमिनल की अक्यूज की अरेस्टिंग होती है, तो उस परिवार का भरोसा आप जीतते हैं कि न्याय है और ये टीम कुछ कर रही है उनके लिए। हाल ही में 10 दिन पहले नहीं, एक हफ्ते पहले उस परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा मिला है। और वो परिवार डरा हुआ था कि हमें अक्यूज की तरफ से थ्रेट्स आ रहे, धमकियां आ रहे हैं कि मारा जाएगा परिवार को। उसका विटनेस प्रोटेक्शन लगवाना जब काम होता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलिए, लोगों का विश्वास है कानून पे। और रियल मायनों में जो समाज का निचला तबका है वो कानून पे बहुत विश्वास करता है। उनको लगता है कि हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो वकील साहब है, जो ये पुलिस प्रशासन है, उनके साथ खड़ी है। तो ये सब चीजें हैं। तो मुकेश, हम अब पॉडकास्ट के सबसे आखिरी भाग में आ गए हैं और अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को अपना कोई संदेश देना चाहें या अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो प्लीज आप वो हमारे साथ अभी शेयर कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके व्यूवर्स के साथ कि न्याय पे विश्वास रखना चाहिए, कानून पे विश्वास रखना चाहिए, पुलिस प्रशासन पे विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। और कानून आपके साथ खड़ा हुआ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो वकील साहब होते हैं वो भी आप ही के लिए हैं। वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो सब आपके लिए ही खड़े हैं। बस सही तथ्यों को, सही जानकारी को आपको सामने लेकर आना चाहिए ताकि आपका हेल्प हो सके। और आपके साथ कोई भी घटना घटित होता है तो उसको आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। 100 के जरिए हो सकता है, आप तुरंत उसको रिपोर्ट करें, इतना ही कहना चाहूंगा। आपकी बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं और लेट रिपोर्ट की वजह से कई बार केस कमजोर हो जाता है। तो मुकेश, इस पॉडकास्ट में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। इस एपिसोड को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और अगर आपके कोई सुझाव हो हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी हमारे साथ साझा कीजिए। भारतीय कानून को आसान भाषा में समझने के लिए न्याय के साथ बने रहें। धन्यवाद।